वेलकम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों की सुबह अच्छी चल रही होगी। मेरी बहुत अच्छी चली है बिकॉज रात को नींद पूरी हो गई। आई थिंक रात को जब नींद पूरी होती है तो सुबह एक बहुत ब्राइट और चर्फी गुजरती है। मेरी सुबह अच्छी हो गई है। आई होप कि मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आई थिंक वी कांट स्ट्रेस इट इनफ। होता ऑब्वियसली ये है कि ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी ऐसा एक टाइम आता है कि हम लोग सो नहीं सकते या नींद पूरी नहीं होती। बहुत सारी वजूहत होती हैं, स्पेशली एज एडल्ट्स कोई ना कोई बहाना बन जाता है। बट कोशिश ये करें कि अगर हफ्ते के अंदर 2-3 दफ़ा आपके साथ ये हो गया है, जो कि अक्सर पेरेंट्स के साथ हो जाता है, यंग मदर्स के साथ हो जाता है, बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक दिन ऐसा निकाल लें कि रात को 9 बजे सो जाएं। आप सुबह को उठेंगे, आप वाकई में यू विल फील अ डिफरेंस इन योर एनर्जी विच यू कैन कैरी थ्रू द रेस्ट ऑफ द वीक। सो आई नो कि ये वाली जो पर्टिकुलर आज की एनर्जी है ये मैं पूरे हफ्ते आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगी। आई होप इस तरह का भी कोई दिन आ जाए। और ये बिकॉज इट्स फॉलन स्मैक इन द मिडल ऑफ द वीक, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि हफ्ते के दरमियान में आया है ना, तो आई नो दैट इल हेल्प मी एटलीस्ट अंटिल द वीकेंड। इसी के साथ मैं आपको आज के शो के टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ। PTSD है हमारे शो का टॉपिक। बेसिकली PTSD जो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ बहुत सारे लोग नहीं जानते। हमारे मुल्क के अंदर जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, उनको ज़रा साइड पे कर दिया जाता है। आई डोंट नो उसकी क्या वजह है, बट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है। अमूमन ये समझा जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ौजी जो कि जाके जंग लड़ते हैं उनको अफेक्ट करता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपको आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा हादसा पेश आए जो आपको हिला दे, आपकी रूह को जिसको कहते हैं ना हिला दे, तो उसको उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं, वो वाक़या तो गुजर जाता है, उस वाक़ये से तो हम गुजर जाते हैं, मगर उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं ना गाइस, वो सिम्टम्स बहुत खौफनाक होते हैं और वो सिम्टम्स कहलाते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ कि बेसिकली मेरे जो नाना अब्बू थे वो 1971 की जो भी जंग थी उसके अंदर वो प्रिजनर ऑफ वॉर चले गए। तो जब वो छूट कर आए 1974 में, तो उन्होंने 1974 से टिल द टाइम ही डाइड दाल नहीं खाई। और अगर दाल उनको टेबल पे नज़र आती थी तो पहले तो सुनते हैं कि वो डोंगा फेंक देते थे पूरा। अब क्या हुआ, ऐसा क्या वाक़या था कि दाल जो थी उनके अंदर गुस्से का ट्रिगर जो था उससे हो जाता था, उससे पहले वो दाल खाते थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं पर्सनली हम लोग कहते हैं कि ओ कुत्ते से डर लगता है, किसी को कभी कोई फियर होता है जो कि एबनॉर्मल होता है और आपको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल जकड़ चुके हो, जस्ट बिकम लाइक दिस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अननेचुरल एंगर आता है कुछ चीज़ें सुन के, कुछ चीज़ें कि कोई ऐसी बात कह देता है। बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं वो अपने हस्बैंड्स को बोलती हैं कि मुझे ये वाली बात कभी ना कहना, क्योंकि अगर ये वाली बात कह दी तो मैं पागल हो जाऊंगी। ऑल ऑफ दीज आर इवेंट्स जो कि कहीं ना कहीं आपकी पास्ट में हुए हैं और वो फिर आपको आगे स्ट्रेस देते हैं। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे PTSD के बारे में। अभी मैं आपको अपनी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स टॉप स्टोरीज़। तो हमारी आज की जो पहली टॉप स्टोरी है वो बेसिकली हज के पिलग्रिम्स के लिए है, यानी कि हज के लिए जो भी नाजरीन जाते हैं। पिछले साल तो ऑब्वियसली कोविड की वजह से कोई नहीं जा सका, मगर पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट ये हुई है कि हज जो है वो ओपन होगा, मगर इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त है। और वो शर्त ये है कि अगर आपने हज पे जाना है इस साल तो आपको कोविड की वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है, वरना आप हज पे नहीं जा सकते। हमारे मिनिस्टर जो हैं रिलीजियस अफेयर्स के और इंटरफेथ हार्मनी के, नूरुल हक कादरी ने अनाउंसमेंट करी है कि इस साल चंद हज़ार पाकिस्तानियों को हज मिलने का शर्फ हासिल होगा और वो लोग हज के लिए जाएंगे। मगर इस साल हज क्योंकि कोविड के इतने सारे SOPs हैं जो फॉलो करने हैं, तो इसलिए उन्होंने ये भी बोला है कि हज इस साल पिछले कबल सालों से महंगा होगा। लाइक आई सेड कि इस अनाउंसमेंट ये पिछले हफ्ते हुई है, तो ये भी बताया गया है इसके अंदर कि आपको डेफिनेटली जो है वो कोविड की वैक्सीन लगानी है।
तो आई होप कि जितने लोग जो हज करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशंस भरें, मगर ये सारी की सारी बातों को मद्देनज़र रखें। एंड आई होप कि देयर सम ऑनलाइन पोर्टल कि उसके अंदर बंदा देख सके कि क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की तरफ लेके चलना चाहती हूँ, जो कि ट्रक आर्ट से मुतल्लिक है। मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेट करता है वो ट्रक के पीछे बहुत सारी मज़ेदार किस्म की चीज़ें लिखी होती हैं, खैर नाल आओ खैर नाल जाओ, और माँ की दुआ जन्नत की हवा टाइप की बातें लिखी होती हैं। और भी इसके मतलब मैंने आपको ज़रा थोड़ी सी टेम वाली बताई है, इसके साथ फनी भी होती है। बट ट्रक आर्ट जो कि हम लोगों को पहले लगता था कि स्टूपिड चीज़ें, मगर ये बहुत बड़ी हमारे मुल्क का एक कल्चरल हिस्सा है। और आपको पता है कि ये सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट है। हमारा मुल्क ट्रक आर्ट से बाहर की दुनिया के अंदर पहचाना जा रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है। बेसिकली जो यूनेस्को के यूनाइटेड नेशंस, बेसिकली यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं हबीबुर रहमान, उनका कहना ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करी हैं अपने गर्ल्स राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम में। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी लड़कियों को पढ़ने का बहुत सारे मौके नहीं मिलते, तो ट्रक आर्ट के ज़रिए वो ग्लोबली इस चीज़ के अंदर अवेयरनेस डाल रहे हैं ताकि लोग डोनेट करें, इन्वेस्ट करें इसके अंदर, अपने आप को ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट करें। और उनका कहना ये है कि ट्रक आर्ट की जैसे ही लोग ट्रक आर्ट देखते हैं तो इंस्टेंटेनियसली वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। तो इट्स अ रियली पॉजिटिव थिंग, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानियों को पहचाना जा रहा है बाय समथिंग दैट्स कल्चरली देयर। बहुत एक अच्छी बात है और बहुत एक अमेजिंग बात है। तो इसी के साथ मैं जो है अपनी आपको अगली खबर के ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि PSL यानी कि पाकिस्तान की ये क्रिकेट की जो लीग आती है, हर साल होती है दोस्तों, इसके अंदर हर दफ़ा कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग किस्म की कंट्रोवर्सी होती है। तो वो कंट्रोवर्सी हमेशा कुछ उनकी ये जो एंथम होता है उसके ऊपर होती है। पहले मैं आपको ये एंथम सुनवाती हूँ और फिर हम आपको कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं। तो पहले एंथम सुनते हैं। ऐसे ऐसे करने का दिल चाहा, अगर चाहा तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं चाहा तो आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे लोगों ने इस एंथम के ऊपर बहुत कुछ हुआ है, बड़ी बातचीत हुई है। ये बेसिकली नसीबो लाल और एमा बेग और यंग स्टनर्स ने इसके अंदर परफॉर्म किया। पहले जो 3 एंथम्स थे उसके उनको अली ज़फ़र ने गाया, पर PCB ने, क्योंकि अली ज़फ़र का वो एक केस बहुत हाईली पब्लिसाइज केस चल रहा था, तो PCB ने उनसे रास्ता अलग किया। बट जो 5वां PSL का एंथम था जो कि अली अज़मत ने गाया, तैयार हूँ, was not received well. In fact, काफ़ी लोगों ने उस पर्टिकुलर एंथम को बिल्कुल भी नापसंद किया। इसी के साथ आई होप कि आप लोग एक दफ़ा फिर सुन के आई थिंक इट्स नाइस, मुझे लगता है मेरा ग्रूव है अच्छा है। इसी के साथ मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मज़े की प्यार भरी बातें करेंगे आप लोगों के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोगों के साथ हैं कुरतुलैन आमिर, जो कि एक अमेजिंग फ्लोरल आर्टिस्ट है। फ्लोरल आर्टिस्ट ही कहते हैं ना, है ना आप? ये भाई अपना जो फ़न है ना, ये करती हैं फूलों के साथ। आज आप क्या बना रही हैं कुरत? आज मैं बना रही हूँ क्योंकि वैलेंटाइन का जी बिल्कुल आने वाला है, फेब्रुअरी आने वाला है, और इसके लिए ये था कि मैं अपने फ्लावर्स के थ्रू आई एम जस्ट शोइंग लव कि आप आई थिंक वैसे ही फूल इतना लव शो करते हैं जनरली। मैं अपनी मम्मी को फूल देती हूँ तो वो एकदम से उनकी जो शक्ल के ऊपर मुस्कुराहट आती है। मगर उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा ये बोला है कुरत कि मुझे गमला दो, कटे हुए फूल ना दो, तो मैंने उनको बुकेज देना छोड़ दिए। नहीं, लेकिन पता है बड़ा अच्छा होता है गमला बेहतर होता है, क्योंकि देखें अगर आपने जैसे अभी कुछ दिनों पहले बड़ा शॉर्टेज था फूलों का। अच्छा। और हम जब शॉप्स पे जा रहे थे तो फूल जो है बिल्कुल नायाब थे, नहीं मिल रहे थे। तो हमने, और जो मिल भी रहे थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो हमने क्या किया कि हमने पॉट्स लेने शुरू कर दिए। अब पॉट्स लेने के बाद ये होता है कि हमने पॉट्स लिया, फ्लावर्स को काटे, यूज़ किया, फिर पॉट्स में आपके फ्लावर जो है वो आते गए।
अच्छा, ये जो बेल है कुरत, ये किधर से आपने, कि कौन सी ये बेल जो है इसमें बहुत हाइड्रेटेड पत्ते हैं इसके, और अगर आप नोटिस करें कि हार्ट शेप है इस बेल पत्ता जो है, जैसे पान के पत्ते भी यूज कर सकते हैं की तरह। मनी प्लांट है, पान के पत्ते हैं, ये वाली बेल है। इसमें बहुत अच्छे बेरीज भी आते हैं, और इसमें ये बड़ा आसानी के साथ अगर आप इसको यूज़ करने के बाद सिर्फ आप इसको गमले में दबा दें तो ये बहुत अच्छा बनता है ये इसका, और बड़ा ट्रेल अच्छा करता है दीवारों के पास, बैल्कनी में, यहाँ पे आप हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने डिज़ाइन में इस बेल को यूज़ करूँ, और इसके लिए मैंने एक ग्लास कंटेनर लिया है अपने डिज़ाइन के लिए। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हार्ट मैंने बनाए हैं 2। किस तरह से बनाए हैं, एक मोटी वाली तार होती है, अगर मैं यहाँ बनाती तो इट टेक्स टाइम, मैंने थोड़ा सा बता देती हूँ कि मोटी सी तार है, उसके ऊपर मैंने ये जो रूट्स हैं ये दे आर, अगर आपने देखा होगा सड़कों पे गुजरते हुए दरख्त के साथ बहुत लंबे लंबे रूट्स लटक रहे होते हैं। ऑफ कोर्स, वो वाले दरख्त होते हैं, बैनियन अंग्रेजी में बैनियन कहते हैं, उर्दू में बेरी, बरगद, बरगद, हाँ, एग्जैक्टली, बरगद तक आ रहे होते हैं रूट्स। उसको आप अगर काट लें, काट के आपने उसको पानी में डिप कर दिया तो दे विल बिकम वेरी सॉफ्ट, टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है। फिर आपने एक हार्ट शेप जो है वो तार को आपने ऐसे घुमाया, और उसके साथ आपने वायर के साथ इसको पूरा जो है उस पे लपेट दिया, तो बड़ा ये स्ट्रॉन्ग सा मतलब दिस इज अमेजिंग कुरत, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बरगद के दरख्त के जो रूट्स हैं वो तो आपको इतने फ्री में मिल जाएंगे, फ्री मिलते हैं और इतने अच्छे होते हैं, और बाज तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, आपको उसको डिप करने की जरूरत भी नहीं। और अगर सख्त हैं तो उनको अगर सख्त हैं तो आप डिप कर लें। 2 घंटे 1 घंटा कितने? मैं तो थ्रू आउट ओवर द नाइट करती हूँ। अच्छा, ओवरनाइट। और इसमें यह है कि आप इसको कलर भी कर सकते हैं, अगर आप इसको ब्लीच कर लें तो ये बड़ा अच्छा सा कलर निकलता है, बिल्कुल लाइट बेज सा कलर निकलता है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। ब्लीच भी हो जाता है ये, अब ब्लीचिंग पाउडर। भाइयों मतलब कि ये टिप्स सुनते रहें कि आप बरगद के दरख्त को अगर आपने ये रीत वगैरह कुछ भी बनाना है उसके साथ, तो ये मोल्ड हो जाते हैं, ओवरनाइट सोक हो जाते हैं, ब्लीच हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं। वाओ, थैंक यू कुरत, दैट्स अ रियली यू नो लाइक अ वेरी गुड, ताकि खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि जिनको शौक़ है, जो गुजरते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो दे कैन रियली यूज़ इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। अच्छा, मैंने इस ग्लास कंटेनर को इसलिए यूज़ किया है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी अंदर काम कर रही हूँ वो बाहर से नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। अब पानी मैंने बहुत नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा, इसको ऊपर तक नहीं भरना है मैंने, यहाँ तक मैंने पानी डाला, ठीक है। उसके बाद इसके बाद मैंने इसको अपनी तरफ टर्न किया और इस हार्ट को, अच्छा हाँ, अब मैं ये भी बता दूं कि मैंने इस हार्ट के ऊपर पत्ते कैसे लगाए हैं, क्योंकि मैं डिप कर दूंगी तो मैं बता नहीं सकूंगी। जैसे ये मैंने बेल, ठीक है, अब ये खाली जगह है, मैंने इसको यूं पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसकी ये वायर हो या कोई से भी वायर हो, इसके साथ मैंने बांध दिया, यूँ समझ लें कि यूँ पकड़ने के बाद, और ये वायर के साथ मैंने इसको अटैच करती गई हूँ मैं, फिर मैंने इसको टाई कर दिया, तो ये पूरी सपोर्ट मिल गई है, ये पूरा वायर के साथ जो है पूरा बन गया है। मैंने इस पूरे को मैंने कवर नहीं किया, अगर मैं पूरे को कवर करूँगी तो वो जो एक डेलिकेट इसकी लुक आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने पत्ते भी कुछ ट्रिम किए हैं, यहाँ भी एक लीफ था, यहाँ भी पत्ता था जो कि मुझे लग रहा था डिज़ाइन को मेरे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने उसको ट्रिम कर दिया ताकि एक नीट सी आपके हार्ट की बाउंड्री वॉल की एक लुक आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए रखा था कि मैं बता सकूं कि इसके साथ आप कैसे टाई करते। इट टेक्स टाइम, इसलिए मैं ये चीज़ें बता नहीं पाती, मैं ज़बानी बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बनाने लगूंगी तो बहुत देर लगेगी। अच्छा, इसको मैंने इसके अंदर, अच्छा पीछे मैंने ट्यूब्स लगाई हैं, ट्यूब्स लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये छोटे छोटे बहुत क्यूट से ये ट्यूब्स अब मिलने शुरू हो गए हैं। किसी ज़माने में हम देखते थे कि इसमें होम्योपैथिक के मेडिसिन होती थी, छोटी छोटी वाइट गोलियां होती थी और इसके अंदर पानी भी होता था, तो और ये बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग ये बहुत यूज़ करते हैं अपने अरेंजमेंट्स में। तो हम बल्कि इसको भी हम डिस्ट्रॉय नहीं करते, इसको भी हम पार्ट ऑफ द डिज़ाइन बनाते हैं, अक्सर हम इसे भी जमा कर लेते हैं, जो कॉर्क्स आते हैं, ये जो कॉर्क्स आते हैं। अब हमने क्या किया है कि इसको जो है आपने ग्लू गन के साथ एक तरफ ग्लू लगाया, एक तरफ आपने ग्लू लगाया, ओके, और फिर आपने इसी ग्लू को, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि टूट जाएगा,
और मैं ये क्यों लगा रही हूँ, अब देखें आप कि मैंने छोटे छोटे 2 छोटे लगाए हैं और एक मैंने बड़ा लगाया है। अब इसको हमने पकड़ के थोड़ी देर तक ऐसे रखा जहाँ भी हमने लगाना है, तो ये जो है इसके साथ चिपक जाएगा। इसको थोड़ा पेशेंटली आपने एटलीस्ट 1 मिनट के लिए 30-40 सेकेंड्स के लिए पकड़ना पड़ता है, तो ये अच्छी तरीके से ये इसमें स्टिक हो जाता है। ये अच्छा, इसलिए है। मैं कुरत ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी कोई ख़ास वजह थी कि आपने ये पर्टिकुलर बेल चूज़ करी? क्योंकि अगर मैं मनी प्लांट चूज़ करूँगी तो उसके पत्ते मुरझा जाएंगे। पत्ते मुरझा जाएंगे। और देखिए इसको मैंने, इसका कोई भी सोर्स नहीं है। मैं ट्यूब्स लगा रही हूँ फ्लावर्स के लिए, पत्तों के लिए कोई सोर्स नहीं है पानी का, मगर ये पत्ते इतने हाइड्रेटेड हैं कि ये 8-10 दिन आराम से विदाउट एनी वाटर रिटेन करते हैं, पानी के बगैर। ठीक है, तो अब मैंने ट्यूब लगाने का तरीका बता दिया है। अच्छा कुरत, जब तक आपकी ट्यूब फिक्स हो रही है हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, कुरत की अरेंजमेंट जो है हम देखेंगे कि और कहाँ तक पहुँची। अभी तक कुरत ने हमें बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़ दिए हैं। बरगद के दरख्त को मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग काट रहे होंगे इसकी जो जड़ें हैं उनको काट रहे होंगे। इसी के साथ हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। बन रही है फ्लोरल अरेंजमेंट, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत, और हमें बहुत सारी मज़े की टिप्स दे रही हैं कुरतुलैन आमिर। कुरत, आपने अभी तक कहाँ तक पहुँची हैं? यहाँ तक पहुँची हूँ कि अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी और फनकारियाँ कर रही हूँ, ड्रामा क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा। इसके अंदर अब मैंने कंटेनर के अंदर ये पर्ल्स है मेरे वाइट, ठीक है। ओए होए होए, मुझे इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है गिरने की, ठीक है। ये हमने पर्ल्स डाल दिए इसके अंदर, इसलिए आपने पानी डाला था कि वो आधे फ्लोट अप डाउन हो, ठीक है। अब इसमें एक पर्ल का टच, समझ गई मैं भाई। उसके बाद मैंने इसमें एक बोगनविला, जो कि बहुत ही कॉमन फ्लावर है, हर में जगह होता है, पिंक में, वाइट में, हर जगह है। अब चूंकि मैं रेड यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा, मैंने जो पीछे मैं दिखा टेस्ट ट्यूब्स लगाई थी, टेस्ट ट्यूब्स लगाई हैं। टेस्ट ट्यूब्स में मैंने पानी डाल दिया है इस बॉटल के थ्रू, एक नोज़ल होता है तो आराम से टेस्ट ट्यूब में पानी भर जाता है। उसके बाद हमने इसको अच्छा, आपकी फ्लोरल अरेंजमेंट्स बहुत डिफरेंट होती हैं हमेशा। इसमें हमें पता, सबसे मेन चीज़ होती है मैकेनिक। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि काम आप बहुत आराम से कंफर्टेबली कर सकें, वरना हमेशा ये डर रहता है कि कोई चीज़ गिर ना जाए। ये भी अगर आप नोटिस करें, इस फूल को यूफोर्बिया कहते हैं, ये भी बिल्कुल हार्ट शेप का है। तो ये वाला फूल एक उसके ऊपर लगा होता है ना, ये कांटे कांटे वाले वो पौधे के ऊपर होता है, कांटे से होते हैं, वहाँ पे लगता है बहुत ज्यादा कांटों वाला, और कुछ सक्यूलेंट टाइप का होता है ना। बिल्कुल। और ये मरता नहीं है, ये मेरे घर में भी है, इसको बड़ी मारने की कोशिश करी है मेरे माली ने, मरा नहीं, अटेम्प्ट पूरी थी उसकी। अच्छा, ये अमेजिंग, ये बैक है, ये फ्रंट है, ठीक है। वाह भाई। अब मैं, अच्छा, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये कैंडल स्टैंड है, अगर आप नोटिस करें इसके ऊपर भी हार्ट बना हुआ है। अब ये पार्ट ऑफ द डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हैं हम लोग के, जैसे कि ये एक फेस्टिव अरेंजमेंट है, ठीक है, और उसमें आप देखते हैं कि कैंडल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस किस्म की चीज़ें होती हैं, ड्रामा ऐड करेगा। और ड्रामा मैं इसके अंदर जो है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपने कैंडल जो है, ये एप्पल्स आप लेकर आई हैं? एप्पल्स, रेड एप्पल्स थे। मैंने सोचा कि ये बेस्ट है कि मैं आज ये यूज़ कर लूँ। इसको आप इसके ऊपर, अच्छा, कैंडल अगर फूलों के करीब होगी, फूल तो नहीं मुरझा जाएंगे? वो अभी इसलिए करीब है कि मेरे पास जगह कम है। ओके। अगर आप अपने टेबल पे लेआउट करेंगे तो थोड़ा सा आप दूर रखेंगे इसको, जैसे कि एक मैंने यहाँ रख दिया, एक, वाओ,
अब ये बहुत सिंपल है, इसमें इतने फ्लावर्स यूज़ नहीं किए मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं सिंपल किया, है और बहुत सिंपल है। और एक आपको फूल को देख के ना ऑटोमेटिकली एक अफेक्शन, एक लव की फीलिंग आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वाह भाई, आप लोग देखिए भाई कितनी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है। अच्छा कुरत, अगर ये घर पर बनाने की कोशिश करें तो इस पे तकरीबन आपके ख्याल में कितने पैसे लगेंगे इस अरेंजमेंट में? घर पे देखिए कंटेनर्स तो आपको मिल जाते हैं, घर पे आपके बहुत से कंटेनर्स रखे हुए होते हैं, हर घर पे कुछ ना कुछ डेकोरेशन उसका तो कोई नहीं। आप पर्ल्स जो हैं या पे स्ट्रिंग्स मिलती हैं छोटे बड़े हर साइज़ की, आप ख़रीद लें, ये घर के हैं। ऐसे मैं बता नहीं सकती ऑफ कोर्स, लेकिन अब मैं फूल भी मैंने घर के यूज़ किए हैं। हाँ मैंने देखा। हाँ, इसके अंदर एक्चुअली मज़ेदार बात ये है कि इस फ्लावर अरेंजमेंट के अंदर अगर आप नोटिस करें कि कंटेनर अगर आपके पास घर पे है ऑलरेडी, तो कंटेनर अगर आप ख़रीदने को जाएंगे बाज़ार से तो ये प्रॉब्ली आपको 1000-1200 रुपये का मिलेगा। मगर अगर घर का कोई भी कंटेनर के मद्दे नज़र रखते हुए आप अरेंजमेंट बना रहे हैं तो बरगद के जो रूट्स हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो फ्री, तार जो होगी 10-20 रुपए की होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं कि जैसे मेरे पास ये बेल रखे, अक्सर मैं इसलिए बता रही हूँ चीज़ कि हम लोगों को ये जहन में होता है, हम जब फूल ख़रीद के लाते हैं तो हम सोचते हैं हमने इतने पैसे खर्च किए, सारा का सारा फूल आप यूज़ कर लें, बट देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ कि अब हाँ, और नहीं चाहिए, ओवर ना करें। अब ये बचा हुआ पत्ता है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक आम इंसान होगा, वो सोचेगा मैं इसे ज़ाया क्यों करूं, चलो मैं ऐसा करते हैं कि हम इसको डेकोरेट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे रख देते हैं। मगर आप देखिए कि अगर मैं इसको यूं रखूँगी डिज़ाइन डिस्टर्ब हो रहा है मेरा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा है। अगर मैं पीछे रखूँगी तो अभी बहुत बिजी हो रहा है। एब्सोल्युटली, सो दैट्स इट। अमेजिंग, थैंक यू सो मच कुरत, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये इतनी गॉर्जियस अरेंजमेंट बनाई है। आई होप कि आप सब लोग भी इसको घर पे जाके ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली ये जो इन्होंने बरगद के दरख्त की जो जड़ें काट के उसको मोल्ड किया है, ये ज़रूर घर पे एक्सपेरिमेंट करना, आसान सा लग रहा है, हो जाएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। इसी के साथ हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। हम लोग बहुत ज़रूरी बात आपसे करना चाहते हैं, वो है PTSD के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वो इससे सफ़र कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत एक ज़रूरी सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इस सब्जेक्ट को डील करता है PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये बहुत रियल है और बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं, इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, मगर पहले चलते हैं दिल खोलो की तरफ। ओके, हमारे साथ जो हमारे दो मेहमान जिन्होंने हमें सेट पे ज्वाइन किया है, अहमद इकबाल हैं जो कि एम्बेसडर हैं डीप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के, और हमारे साथ है मिर्ज़ा अरशद सुल्तान जो कि मैनेजर मार्केटिंग हैं IBM में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अहमद, कैसे हैं मिर्ज़ा? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोनों सही हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आप दोनों से एक एक करके मालूम करना चाहती हूँ कि क्या इवेंट हुआ था, क्या वाक़या ऐसा पेश आया था जिससे आप लोगों को PTSD हुआ। तो शुरू करते हैं अहमद आपसे। आप बताइए मुझे कि क्या इवेंट हुआ था, हुआ क्या था कि आप मतलब आप सफ़र करें इस बीमारी से। थैंक यू रोज, सबसे कहते हैं आपका भी मशहूर हूँ कि हमने हमें यहाँ इन्वाइट किया। मेरे साथ जो है एक एसिड अटैक हुआ था, एक लड़के ने मेरे ऊपर एसिड फेंका था। ठीक है, 5 साल हो गए। ठीक है, उसके बाद तो क्या कहते हैं मेरे दोनों आँखें मुतासिर हुई हैं, मेरा पूरा चेहरा मुतासिर हुआ है, गन हुआ है, जिस्म के गेश्ता हिस्सा जो है वो गन हुआ है। उसके बाद जो है चूँकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, वर्क करता था, टीचिंग करता था मैं, तो लाइफ ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए से रुक सी गई है। बिल्कुल, हाँ, तो बस वो ज़िंदगी में अंधेरा सा आ गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि लाइफ के अंदर मैं अब क्या करूँगा, किस तरह से मैं आगे बढ़ूँगा। तो बस अल्लाह ताला ने मुझे जो हिम्मत दी है, और मुझे इतनी हिम्मत दी अल्लाह ताला ने कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और ये कितने अरसे पहले हुआ? इसको हुए हुए तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। 5 साल? जी, राइट।
और होने की वजह ये थी कि एक लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारी शादी होने ही वाली थी, तो जिस लड़के ने मेरे ऊपर एसिड फेंका है वो लड़का भी उस लड़की से शादी करना चाहता था, उसमें इंटरेस्टेड था। तो उस लड़की ने इग्नोर कर दिया। उसने फिर अपनी अना में आकर, गुस्से में आकर जो है आप पे एसिड फेंक दिया। मतलब हेट फिल्ड क्राइम था। जी ऑफ कोर्स। सॉरी मिर्ज़ा, आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ क्या इवेंट हुआ था जिससे आपको PTSD हो गया? सर मेरे साथ मसला ये हुआ कि मैं और मेरी मिसेस हम लोग जो थे कोरंगी जा रहे थे अपनी फैक्ट्री का। तो जाम सादिकपुर कोरंगी में जो है जब मैं इससे ऊपर चढ़ा तो मेरी मिसेस ने मुझसे कहा कि कोई हमारे पीछे कुछ लड़के बाइक पे आ रहे हैं ना। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कहेंगे नहीं मुझे लग रहा है जैसे कि 2 लड़के बाइक पे आ रहे हैं। पर हम जब ब्रिज से नीचे उतरे तो सर्विस लाइन पे आ गया मैं। तो फिर मेरी मिसेस ने कहा देखिए आपकी साइड पे वो बाइक वाले 2 जो हैं वो पीछे फॉलो कर रहे हैं आपका। जब मैंने देखा ऐसे उसकी तरफ तो उसने मुझे रिवॉल्वर दिखाया कि गाड़ी को साइड पे करो। तो मैंने उसको इतना इजी लिया, मैंने उसको इतना फील नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में खौफ नहीं था उसका कोई ऐसा। उसने आके फिर वो शीशे पे रिवॉल्वर को मारा मेरे ना। और गाड़ी चल रही है? हाँ, कि गाड़ी को साइड पे रोको। अच्छा मैंने रोकी नहीं गाड़ी, मैंने गाड़ी और तेज़ कर दी आके। उन दोनों ने क्या किया, गाड़ी बाइक को जाके बिल्कुल सामने ले गए मेरे और मतलब 20 फीट के फासले पे खड़े हो गए आके ना। और एक ने रिवॉल्वर निकाल के 2 फायर किए, एक मेरी मिसेस पे एक मुझ पे। अच्छा मैं जब उसने फायर किया तो मैंने गाड़ी को थोड़ा सा शेक किया आगे पीछे ना। अच्छा फायर करने के बाद वो खुद भी वॉच कर रहे थे कि हमने फायर मारे कहाँ लगे। और ये फायर करके वो चले गए। मेरी मिसेस तो बहुत ज़्यादा चीखना शुरू हो गई। मैं भी एकदम सख्ते में आ गया कि क्या हुआ, एकदम कुछ देर के लिए तो बिल्कुल नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है इंसान का। पर हाल मैं फैक्ट्री में गया अपनी, वहाँ पाके पानी वानी पिलाया वाइफ को मैंने किया। तो लेकिन वो उसके सदमे की वजह से बड़ी हम लोगों को जब प्रॉब्लम हुई ना, मैं तो बिल्कुल हर वक्त आपके जहन में वही रहता था कि अभी इधर से आ गए, कोई गोली आई जी। अब क्या हुआ, जब हम वहाँ से निकले तो मैं गाड़ी को जब स्टार्ट किया तो गाड़ी का टेम्परेचर एकदम हाई हो गया और AC ऑन किया, AC भी ऑन नहीं हो रहा। तो नई गाड़ी थी बिल्कुल मेरी। तो आगे जाके जब मैंने खोला तो पानी उसमें कतरा भी नहीं था। फिर मैंने ढूंढा कि उसने जो फायर किए थे वो कहाँ लगे गाड़ी के ऊपर। तो देखा कि 2 बुलेट लगी हुई थी, एक कंडेंसर के अंदर, एक रेडिएटर के अंदर जो उसमें लगी हुई थी। उसकी वजह से उन्होंने रेडिएटर को और कंडेंसर को लीक कर दिया था। बस वो अल्लाह का, मैं हमेशा आया था कुर्सी पर के घर से निकलता हूँ, अल्लाह ताला ने करम किया कि उसने करीब से उसने फायर किया और मुझ पर वो नहीं लगे हम लोगों को। वहाँ काफ़ी दिन तक फिर हम लोग मैंने फिर वो योगा शुरू कर दी इस टेंशन से बचने के लिए। वो बार बार क्योंकि वही जहन आपके ख्याल में आता है कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था। और फिर वो कुरान शरीफ वगैरह की तिलावत शुरू कर दी मैंने। अच्छा कोई ऐसी इवेंट्स होते हैं, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आपके इसको PTSD को ट्रिगर कर देते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि अब कोई अगर बाइक आपके करीब से ऐसे होता है कि गुजरता है कि आपका दिल बंद हो जाता है? एग्जैक्टली ऐसा होता है। लेकिन इसके लिए खैर मैंने काफ़ी अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपना चेंज किया। अपना जो माइंड था वो योगा एक्सरसाइज लगा लिया मैंने अपने आप को। अल्लाह ताला के अपना कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। पहले नमाज में घर में पढ़ता था, फिर मैंने मस्जिद जाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इसको इस तरह से डाइवर्ट किया। अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि ख्वाब में आपको वो चीज़ आ जाती है, मेरी मिसेस को आ जाती है, हम डर जाते हैं कभी कभी कि ऐसा वही सीन बार आपके सामने आता है, दोबारा आ जाएगा। ओह गॉड, काफ़ी मतलब अहमर, मैं आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ मगर मुझे जाना है ब्रेक के ऊपर। नाजरीन मैं छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ मगर कहीं ना जाइएगा बिकॉज़ ये इसके ऊपर बात करना और इसके ऊपर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो रही है PTSD के साथ, PTSD के ऊपर। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, अहमर इकबाल साहब बैठे हैं, मिर्ज़ा अरशद सुल्तान साहब भी बैठे हैं। इन दोनों के साथ 2 खौफनाक वाक़यात हुए हैं जिन्होंने इनको ऑब्वियसली इस PTSD के अंदर मुब्तला कर दिया है। अहमर ने मिर्ज़ा ने हमें अपनी स्टोरी सुनाई, अहमर ने हमें अपनी स्टोरी तो सुनाई, मगर अहमर क्या इवेंट जब ये हुआ तो एक्चुअली व्हाट लेड टू इट, जो भी आपने मुझे ब्रेक में बात बताई थी कि किस तरह ये हुआ? जी, हुआ ये था कि रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान उस लड़के की कॉल आई मेरे पास
जी। कि अहमर नीचे आओ, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैं उठा और मैं नीचे गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने वो लड़का खड़ा है और उसके हाथ में एसिड से भरा हुआ वो मग्गा है। उसने मेरे चेहरे पर फेंका और फरार हो गया, चला गया। उसके बाद ज़ाहिर है मैं थोड़े से शोर मचा हुआ घर के अंदर, और मैं उकर गया, फर्स्ट एड हुआ, डॉक्टर के पास लेके जाया गया। तो उसके बाद उस लड़के को भी हमने क्या कहते हैं हैरेस कर लिया है और हेयरिंग हो रही है हमारे ATC के अंदर। बिल्कुल। आपको लगता है अहमर के इस इवेंट से आपके मतलब अगर आपका फ़ोन बजता है रात को या कुछ इस तरह का होता है, कोई ट्रिगर है इस इवेंट के कि आपको एकदम से ये इवेंट जो है, कोई ऐसी चीज़ कि आपको वापस ये आती है, ख्याल आता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में? कभी ऐसा कुछ हुआ? एक दफ़ा हुआ था कोविड स्टार्टिंग में। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जो है संभाला है। देखें, इस हादसे के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं खामोश होकर एक कोने पर रोता रहता और बोलता कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। दूसरा रास्ता ये था कि मैं जो मेरे मकसद थे, जो गोल्स थे, जो मुझे अपनी ज़िंदगी में अचीव करने थे, तो मैं उसकी तरफ उठता और जाता। तो मैंने यही वहाँ से समझा कि जो मेरे गोल्स हैं, देखिए ज़िंदगी में हादसा तो होते रहते हैं हर किसी की ज़िंदगी में। मेरे आपको बताऊँ, मेरे 35 to 40 ऑपरेशंस हुए हैं, ठीक है। इसमें थैंक्स टू मैं हमेशा कहता हूँ सर मिर्ज़ा डॉक्टर इस्माइल फाउंडेशन के, उन्होंने मेरा इलाज करवाया बिना मुआवजा। तो इतने ऑपरेशंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खड़ा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में एक तरह से वापसी आ गया हूँ। मैं हर वो काम करता हूँ जो इंसान देख कर करता है, यानी कि मैं कुकिंग कर लेता हूँ, ठीक है, डिफरेंट किस्म की डिशेज़ बना लेता हूँ, मैं लैपटॉप यूज़ कर लेता हूँ, मैं स्मार्टफोन आराम से यूज़ कर लेता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आना जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इस चीज़ को जो है आप इतना सर पे नहीं लिया, चले जो हो गया अब तो हो गया, अब क्या करना है आगे, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हमें आगे बढ़ना है। और इस चीज़ को मैंने अपने पॉजिटिव लिया और मैं आगे बढ़ता गया। तो हर चीज़ को मैंने आप अपने आप को क्या बोलते थे बार बार कि आप इससे इससे बाहर आएँ? कोई एक ऐसी चीज़ थी, आपकी फैमिली सपोर्ट थी, आप इस बारे में बात करते थे, किसी से दिल हल्का करते थे? मेरे घर वालों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, मॉरली भी, हर तरह से। और मैं ये कहता हूँ कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं एक सर्वाइवर हूँ और मैं एक अचीवर हूँ, ठीक है। और यही सोच कर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी मेरी इंशाल्लाह कुछ अर्से में मेरी किताब आने वाली है, मैं किताब लिख रहा हूँ, एक नई ज़िंदगी का सफ़र। इसके अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये शुमार मैंने ऊँच नीच देखे, नशो फराज देखे हैं, तो उसके अंदर मैं पूरा लिख रहा हूँ मैं किस तरह से मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, आगे बढ़ा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कि आप आगे और बढ़ें और आप और आपके जितने भी ज़िंदगी में गोल्स हैं, मेरी दुआ है कि आप वो चीज़ें अचीव करें। मिर्ज़ा साहब, आप मुझे ये बताएं कि कोई ट्रिगर था आपके लिए, जिस तरह के कोई बाइक वाला करीब आ गया या पटाखे की साउंड से आप डर जाते थे, या रात को आपको वो इवेंट पूरा आपके स्लीप के अंदर प्ले करता था, कुछ ऐसा होता था आपके साथ? एग्जैक्टली तकरीबन 1 महीने तक तो मेरे साथ ये होता, डेली होता था कि एकदम अचानक कैसे कोई बाइक वाला सामने से आ गया तो एकदम खौफ के मारे गाड़ी साइड पे खड़े कर ली, या इस किस्म का ख्वाब में आ जाता था कि वो सीन बार बार रिपीट होता था मेरे ना, और आँख खुल जाया करती थी, नींद नहीं आती थी मुझे। तो उसके लिए फिर ये कि मैंने अपने आप को उठ के अपनी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, कभी ऐसा होता था कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि उसको वो जहन से हटे वो चीज़ें मेरी ना, क्योंकि चीज़ें हटती नहीं, ये मुसलसल आपके दिमाग पर सवार ही रहती हैं। क्योंकि अभी भी आप देखें, कभी होता है कि जब मैं निकल रहा होता हूँ या कोई बाइक वाला या कोई सामने आ जाता है या कोई एड्रेस ही पूछ लेता है रास्ते में कि फलां एड्रेस बता दें, तो एकदम खौफ आया था कि ये कि वही डकैती ना हो। हाँ, ये पूछ क्यों रहा है, हाँ, ये मुझे रोका क्यों? तो इस खौफ से भी ना अभी तक तो ये चीज़ रहती है। फिर भी मैंने ये है कि चलो उसको हटाने की, मैंने बताया जैसे आपको कि मैं योगा एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दी मैंने, और कुरान शरीफ वगैरह ज़्यादा तिलावत करनी शुरू कर दी, नमाज मस्जिद में जाके पढ़नी शुरू कर दी। अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश की कि इसको जो दिमाग पर जो मेरा शौक हुआ है उसको हटाया जाए। आपको लगता है कि PTSD ने आपकी पर्सनैलिटी को बदला? हाँ, डेफिनेटली ऐसा तो है। क्योंकि आपने बोला कि जब आपके साथ ये इवेंट हुआ था तो आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं था, आप गाड़ी चला रहे थे, आपने बिल्कुल रोका नहीं, रेजिस्ट नहीं किया,
आपने रेजिस्ट किया, बल्कि सॉरी आपने रेजिस्ट किया, गाड़ी चलाते रहे, आपने गाड़ी भगाई भी बल्कि जी। और अब आपके अंदर वो खौफ बैठ गया और आप कहते हैं कि नहीं मैं रोक लेता हूँ। लेकिन अब वो खौफ से है, ये ज़िंदगी भर रहेगा खौफ जो है ना, ये हटेगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है आपके साथ। एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हो चुकी है मेरे साथ। 2 दफ़ा? उसके बाद दोबारा हुई? नहीं, उससे पहले जो मैंने बताया था ना आपको कि ऐसे मैं लालू खेत की जो ब्रिज है क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ पे बैठा था, वहाँ पे मैं सिग्नल पर गाड़ी खड़ी की थी, तो अचानक बाइक पे लड़का आ गया और आके मेरे पिस्तौल रख दी इसने आके सीने पे मेरे। क्या जी, वो रिवॉल्वर निकालें, वो अपना पर्स दे दें अपना और मोबाइल दे दें मुझे। उस वक्त मुझे कुछ ख्याल नहीं आया कि क्या कह रहा है, क्योंकि जहन में ऐसी चीज़ थी नहीं मेरे। फिर अचानक फिर ख्याल कि नहीं, फिर कि नहीं दे दो, मार देगा गोली, क्योंकि उसने मेरी गोली पेट पे रखी थी। अगर मुझे मार भी देता तो किसी को पता चलता ही नहीं, आस-पास गाड़ी खड़ी हुई थी। हाँ, वो मैंने उसको अपना पर्स और मोबाइल दे दिया। तो ये 2 शौक ऐसे हैं जो मुसलसल जो है वो मेरे साथ जहन पे रहते हैं। आपके जहन पे रहते हैं। माय गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। अगर आप दोनों मेरे जाने से पहले मेरे जो जितने भी लोग देख रहे हैं हम लोगों को, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें कि वो ओवरकम कर सकें अपने अगर किसी कोई और सफ़र कर रहा है तो। हाल मैं यही कहता हूँ कि एहतियात बेहतर है, अपने आप को जो है जितना हो सकता है बचा के चलें। ख़ास तौर पे जो लोग अक्सर रास्ता पूछते हैं या वो पूछते हैं, क्या कहते हैं, एड्रेस पूछते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो डकैत टाइप के होते हैं, और इस तरह से बोलेंगे आपसे जैसे कि आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप उससे जैसे करीब जाएंगे वो आपको फ़ौरन पकड़ लेगा कि जी बिल्कुल इस तरह नहीं। तो एहतियात करें, वो सबसे बेस्ट है। अहमद, आप क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स को कि अपने आप को किस तरह PTSD से निकालें, किस तरह पॉजिटिव रखें और किस तरह बाहर आएँ सदमों से? जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है, देखें, अगर आपने मुझसे या किसी से मोटिवेशन ली है, हासिल की है, तो ये मोटिवेशन अपने जहन के अंदर ही नहीं रखें, उसको फिज़िकली तौर पर भी अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी आगे बढ़ना है तो पहला कदम शर्त है, अपने कदम को उठाएं और अपनी मंजिल की तरफ खुद चलना शुरू कर दें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ को आपको सुनना नहीं है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। तो इंशाल्लाह आप और हम सब मिलकर जो है अपनी मंजिल की तरफ आसानी से पहुँच सकते हैं। बस इसके लिए क्या है कि पहला कदम शर्त है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोगों के साथ एक और मेहमान होंगे। हम बात करेंगे कि PTSD को डायग्नोस कैसे करते हैं और उसको ओवरकम किस तरह करते हैं। तो स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है PTSD के ऊपर। बहुत ज़रूरी जो है ये सब्जेक्ट है। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इनका नाम है आफ्ताब शाह। ये क्लिनिकल एंड फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक। मैंने बहुत सारे हमारे शो पे साइकोलॉजिस्ट है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे पता है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर ही आती है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर वो काम करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल FIR कटी है तो पुलिस को एड करना, उसके बाद कोर्ट को एड करना ताकि वो वर्डिक्ट तक पहुँचें, और फिर एंड में जो है वो प्रिजन सिस्टम में काम करना ताकि कोशिश हो सके कि रिहेबिलिटेट हो जाएं। ओह वाओ, ओके, अब मैं समझी। अच्छा आफ्ताब, आप मुझे ये बताएं कि पहले तो मेरे व्यूअर्स को ये समझाएं कि PTSD होता क्या है? PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल कंडीशन। तो उसमें होता ये है कि आप वो मेंटल कंडीशन तभी ट्रिगर होती है जबकि एक ट्रॉमेटिक इवेंट आपको याद आता है। वो ट्रॉमेटिक इवेंट कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है? वो इस सूरत में हो सकता है फॉर एग्जांपल कि अगर वॉर आपने देखी है, आपने एक नेचुरल डिज़ास्टर देखा है, टेररिस्ट अटैक देखा है। वी वर जस्ट स्पीकिंग अबाउट कोविड हो गया। आपने थ्रेट देखी है कि आपके ऊपर तशद्दुद होगा, आपके ऊपर वायलेंस होगा, अब्यूज़ के तौर पे सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, फिज़िकल अब्यूज़ हो गया। ऑल ऑफ दोज थिंग्स ट्रिगर, और जैसे वो ट्रिगर आपको आता है तो PTSD सामने आ जाती है। ओके, और PTSD के अंदर क्या बिहेवियर पैटर्न होता है? इंसान क्या कोई ऐसी कुछ लोग फियर से जकड़े जाते हैं, गुस्सा इज़ अ पार्ट ऑफ इट?
फियर एंड अवॉइडेंस, दो चीज़ें पीटीएसडी के अंदर शामिल होती हैं। Okay. अगर कि सिंप्लीफाई करके उसको देखा जाए पीटीएसडी को, तो अगर आपको देखना है कि किसी के अंदर ये है या नहीं है, तो 4 चीज़ें हैं, उसको मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। उसके अंदर एक तो है री एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमा, कि आप एक्सपीरियंस करते हैं ट्रॉमा को दोबारा इन द शेप ऑफ नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स आते हैं आपको उसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बार बार। उसके अलावा नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस आपको उससे अटैच्ड होते हैं। तो आपको जनरली आउटलुक दुनिया के बारे में एक ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि एक बहुत ही अनसेफ जगह है, और आप जब भी बाहर निकलते हैं यू डोंट फील सेफ, चाहे लोग भी हों कुछ भी हो, यू डोंट फील सेफ। तीसरी चीज़ उसके अंदर एक होती है, वो होता है अवॉइडेंस। तो किसी तरीके से उस ट्रॉमेटिक इवेंट को भूलना है, और दिमाग कोशिश करता है कि उसको बिल्कुल पुश बैक कर सके। उसके अलावा जो है वो चाहे जगहें वगैरह हों, फॉर एग्जांपल किसी का ट्रिगर होगा कि किसी का, आपने मगिंग का इंसिडेंट अभी बताया, तो जहाँ पे मगिंग हुई है तो वहाँ पे वो शख्स जाएगा नहीं, उस रोड से गुजरेगा नहीं। उस रिमाइंडर उसको जब भी कोई चीज़ का आएगा, लोग बात भी कर रहे होंगे, तो ही इज़ गोइंग टू गेट अप एंड ही इज़ गोइंग टू लीव। तो बिल्कुल अवॉइडेंस होती है। आखिरी जो चीज़ होती है वो हाइपर अराउजल होता है, तो आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं। जब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ था तो यू फेल्ट क्वाइट अनसेफ, देयर वाज फियर, यू वर फियरफुल ऑफ योर लाइफ, यू फेल्ट थ्रेटेंड। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होती हैं, उसके ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद यू आर हाइपर विजिलेंट। आपको लगता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ आपके साथ हो सकती है, तो आपके सेंसेस हमेशा हाइटेंड होते हैं। किसी कमरे में आप जाते हैं तो यू सेंस फॉर द कि यहाँ पर कुछ होगा तो नहीं, मुझे एम आई सेफ। आप देखेंगे कि एग्जिट कितने हैं यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर सिक्योर फील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। उसके अलावा विजिलेंस स्टार्टल बहुत आसानी से हो जाते हैं लोग, तो चौंक जाना ऐसे बिल्कुल ही, कहीं से अगर के टायर फटने की भी आवाज़ होगी तो वो वर्स से वर्स के सिनेरियो अपने दिमाग में सोच रहे हैं, धमाका हो गया बिल्कुल, और जल्दी चौंक जाना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, और इससे क्या आपकी पर्सनालिटी जो है वो शेप हो जाती है? मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे जो नाना थे, ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर इन 1971। गॉड नोज के वहाँ पर क्या इवेंट्स हुए उस टाइम पर। आई थिंक मेंटल हेल्थ के ऊपर इतनी बात नहीं होती थी, बट उस इवेंट के बाद से, जब से वो वापस आए 4 साल बाद, तो वो उन्होंने दाल, अगर वो टेबल पे देखते थे तो उनको गुस्सा टू द पॉइंट ऑफ वायलेंस आता था। वो दाल के डोंगों को उन्होंने फेंकते थे। अब नाउ आई रियलाइज़ कि वो पीटीएसडी से सफ़र कर रहे थे उस वक्त, बट यू नो उस वक्त तो इसके बारे में बात भी नहीं होती थी। तो गुस्सा इज दैट अ हेल्दी थिंग? इट इज़न, वो एक ऐसी चीज़ है कि आपका ब्रेन एक पॉइंट पे अवॉइड करता है उन मेमोरीज़ को, और उसका जो हल भी है वो अवॉइडेंस नहीं है, उसका हल बात करना है उस चीज़ के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल कि उनको अगर दाल नज़र आती थी एंड यू वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री, वो इस वजह से भी कि उनको लगता था वो किसी से बात नहीं कर सकते इस बारे में, और उनको अवॉइड करते हैं। अच्छा, होता ये कि जब अवॉइडेंस होता है तो ब्रेन मैकेनिज्म वर्क्स इन अ वे कि आप उसको बिल्कुल ही साइड कर लेते हैं, अपनी मेमोरी भी फॉगी हो जाती है आपकी, तो आपका ब्रेन आपको वो भुलाने की कोशिश करता है ताकि वो पेनफुल मेमोरीज़ की तरफ आप जाएँ भी ना ही आपका दिमाग उस तरफ जाए। तो अगर इंसान बताना भी चाहेगा तो ही हैज़ टू गो टू अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट जो उसको बार बार उस चीज़ के बारे में याद दिलाएगा ताकि वो फॉगी मेमोरीज़ भी सामने आ जाएं। इसका हल जो है वो डिसेंसिटाइजेशन है, विच विल टॉक अबाउट। ऑफ कोर्स हम डिसेंसिटाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, मगर हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर। ब्रेक से वापस आएंगे एंड विल एक्सप्लोर द सब्जेक्ट फर्दर। स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ आफ्ताब शाह हैं जो कि क्लिनिकल और फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने पीटीएसडी के ऊपर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। जी, जो ये मैंने 4 चीज़ें आपको बुनियादी बताई थी, उसके अंदर ये होना चाहिए कि अगर कि वो रिकरिंग 1 महीने से ज़्यादा तक होनी चाहिए, देन इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। उससे पहले इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा या आप कह रहे थे कि टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा कैन ब्रिंग बैक द ट्रॉमा, इस बात का क्या मतलब है? यस, ट्रिगर वार्निंग ऑडियंस के लिए कि बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन अ हैवी सब्जेक्ट, बहुत ही एक मुश्किल पेचीदा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ट्रॉमा के बारे में बात करते करते भी कुछ ट्रॉमा की मेमोरीज सामने आ सकती हैं, तो इस वजह से व्यूअर डिस्क्रेशन एडवाइज कि देखें तो अपनी मर्जी से देखें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, साथ में अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह भी आपने बोला कि किसी को रिकग्नाइज अगर करना है कि पीटीएसडी होता क्या है,
तो उसको ये इवेंट शुड अकर ओवर लॉन्गर देन अ मंथ। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर इसके अंदर कि दो लोग एग्जैक्टली सेम इवेंट से गुजर के डिफरेंटली उस पर रिएक्ट करते हैं। मगिंग हुई एक इंसान के साथ, दूसरे इंसान के साथ सिमिलर मगिंग हुई, एक बंदे को उससे PTSD हो गया, एक बंदे को नहीं हुआ, ऐसा क्यों होता है? इसको रेजिलियंस भी उसमें एक चीज़ आ जाती है और डिसेंसिटाइजेशन भी आ जाती है। और उसमें एक ये चीज़ है कि कराची में आवाम ने इतना वायलेंस देखा है फॉर एग्जांपल, तो हमारे लिए एक कल्चरल नॉर्म बन गया कि जिसकी मगिंग नहीं हुई तो वो कराची वाला भी नहीं है इन अ वे। लेकिन अगर वही ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस किसी और के साथ होता है, अगर कि वो कहीं इस्लामाबाद से या वेस्टर्न किसी कंट्री से आ रहा है यहाँ पे, उसके लिए फॉर एग्जांपल ज़्यादा ट्रोमेटिक होगी वो चीज़। PTSD अगर हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, दैट जस्ट इज़ बेस्ड ऑन रेजिलियंस और एक इंसान की डिसेंसिटाइजेशन कितनी है, वो इस वजह से उसको है कि उसने इतना वो वायलेंस पहले ही देखा है। इवन देन वो भी चीज़ तो ये बात कहना किसी को कि ये तो नॉर्मल है, ये तो होता है, ये इस तरह मतलब ये तो नहीं होता है, ये नॉर्मल नहीं है। एग्जैक्टली ये चीज़ है तो गलत है एंड पीपल शुडंट से दिस। एक नॉर्मलाइज डिसेंसिटाइजेशन ठीक होती है एक हद पे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि इसकी थेरेपी करनी है और उसको ठीक करना है। लेकिन कि किसी भी PTSD पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है उसको आप डाउन प्ले करें, अंडर प्ले करें और उसको बोलें कोई बड़ी बात तो नहीं है जो तुम्हारे साथ हुआ है या मेरे साथ भी हो चुकी है ये बात। हाँ, और हमारे मुल्क के अंदर हम लोग बहुत चीज़ों को ट्रिवियलाइज करते हैं। हम लोगों को ये बोलते हैं कि एक नेशनल पास टाइम है कि हम लोग वो वन अपमेन अपिंग करते हैं। अगर कोई बोलता है कि मेरे साथ ये हुआ तो आप कि मेरी फुप्पी के चाची के बेटे के साथ इससे ट्रिपल हुआ था। ये क्यों करते हैं हम लोग? और इससे क्या दूसरा जिसके साथ ये इवेंट होता है उसके ऊपर से क्या गुजरती है? पहले तो आपने ट्रिविलाइज कर दिया किसी का एक्सपीरियंस जो कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। फॉर एग्जांपल मगिंग का इंसिडेंट किसी के साथ था दैट दे जेन्युइनली फेल्ट, उनको लगा था कि वो ज़िंदा नहीं बचेंगे और उनके लिए एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस में अगर आप अपने बीइंग सेल्फिश और आप अपना लेके आ जाते हैं कि मेरी फूफी के साथ या मेरे साथ फॉर एग्जांपल इससे भी ज़्यादा हुआ था और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो दैट हैज़ अ वेरी डिबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन द पर्सन कि जो अगला इंसान सुन रहा है वो डीमोरलाइज हो जाता है और वो दोबारा वो शेयर नहीं करता किसी के साथ। हल यही है कि इसको शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस को, ताकि वो अगला इंसान देखता है कि अगले इंसान का रिएक्शन क्या है उस चीज़ में से। एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे पास बीच में एक कॉलर भी थे जिनका हम कॉल नहीं ले सके ऑन लाइव टेलीविज़न, और वो जो कॉलर थे वो ये बोल रहे थे कि उनकी कज़न के साथ एक मगिंग का इंसिडेंट हुआ जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने अपनी खिड़कियाँ, अपने दरवाजे वगैरह बंद करके सोती हैं। उनको हर वक्त लगता है कि कोई उनको आके मग करेगा, उनके घर के अंदर भी मग करेगा। वो डर और खौफ से निकलना वो ही वांट्स कि खातून निकल आए अपने डर और खौफ से। कैसे निकलें? शुरुआत में जैसे हमने PTSD के ऊपर बात की थी, फियर और अवॉइडेंस, इस चीज़ के अंदर आपको दोनों ज़ाहिर हैं कि एक डर है कि मेरे साथ ये दोबारा वाक़या हो सकता है, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उन चीज़ों को अवॉइड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल बाहर जाना अवॉइड कर रही हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं। अगर कि ये 1 महीने से ज़्यादा तक चलता आ रहा है सिलसिला, देन दैट पर्सन शुड सीक हेल्प। और अगर बाहर नहीं जा सकती वो, देन शी कैन कॉल समवन। वो काउंसलर खुद ही इनके घर पर आएंगे और होगा ये कि इस मौजू के ऊपर बैठ के बात करेंगी कि हुआ क्या था, कैसे गया था। वो ट्रेन प्रोफेशनल इनको थ्रू आउट उनको लेके जाएगा। अगर ये 1 महीने से ज़्यादा चलती आ रही है चीज़, ये अगर कि मुझे महसूस हो रहा है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है जो केस आप बता रही हैं। ऑब्वियसली मुझे भी ऐसे लगा, क्योंकि उन्होंने अगर कॉल करके ये बात पूछी है तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। बट इसका हल ये है कि किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से बात की जाए, यही इसका हल है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच आफ्ताब आपका आने का। हमारे पास टाइम हो गया है ख़त्म। आप जाने से पहले अगर कोई व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? आई वुड जस्ट से कि इसके ट्रीटमेंट जो है वो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। टॉक थेरेपी होता है, एक एक्सपोजर थेरेपी होती है और एक होती है कि EMDR थेरेपी जिसको हम कहते हैं। इसकी तरफ मेडिकेशन पे ना जाएं। सिम्टम्स आपको महसूस होंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया के। स्लीपिंग पिल्स पे ना जाएं, एंटी डिप्रेसेंट ना खाएं। इसको कोशिश करें। ये सिम्टम्स हैं PTSD के, इससे PTSD हल नहीं होगा। इससे सिम्टम्स थोड़े बहुत एलिविएट होंगे। PTSD हल होगा व्हेन यू गो टू अ साइकोथेरेपिस्ट, और वो आपको डिसेंसिटाइज करेगा ट्रॉमा के बारे में, आपको प्रोसेस में लेके जाएगा। फॉगी मेमोरीज़ जो कि मेमोरीज़ छुपी हुई हैं उनको वो बाहर ट्रॉमा की निकालेगा। और टू अ पॉइंट के जब आप उसके बारे में बात करेंगे, यू गोइंग टू थिंक कि अब ठीक है, डिसेंसिटाइज हो गया हूँ मैं, देयर इज़ नथिंग, आई एम सेफ, नथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग, और कुछ भी नहीं होगा मुझे।
सो आई वुड से कि मेडिकेशन से दूर PTSD को हल करना है तो पहले साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, मेडिकेशन लास्ट रिजॉर्ट है। ओके, थैंक यू सो मच आफ्ताब आपका आने का। इसी के साथ नाजरीन हमारा टाइम जो है वो उसका अख्ताम हो गया है। आई होप कि आज के शो से थोड़ा सा अगर कुछ नहीं तो हमें हमारे अंदर सेंसिटिविटी पैदा हो कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के अंदर इस ट्रॉमा को रिकग्नाइज़ करें, और अगर रिकग्नाइज़ कर सकते हैं तो उनको इनकरेज करें कि वो हेल्प सीख करें। जिस तरह आफ्ताब ने बोला कि आपको एक ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत है, और किसी के ट्रॉमा को हम लोग ट्रिवियलाइज़ ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बहुत बुरी बात है ये कहना कि ये तो होता रहता है या ये हमारे यहाँ होता है। ये आई फील कि हम लोग हर चीज़ के बारे में इस तरह की बात करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आई होप कि हम लोग बेहतर अपने आप को इंसान बना सकें, इसीलिए हम इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। कल मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के ऊपर, तो कल देखना ना भूलिएगा सुबह 9 बजे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।